हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 12th क्लास के केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर्स के अंदर आता है ये टॉपिक। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। डायरेक्टली वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करेंगी। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा वहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। 4 टाइप्स की ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, पर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस सॉल्यूशन के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके लिए हमें सोल्यूट को चेक करना होता है। सोल्यूट जो है वो 2 टाइप का होता है, एक जिसको हम बोलते हैं वोलाटाइल और दूसरा होता है नॉन वोलाटाइल। ये 2 तरह के सोल्यूट जो हैं इन्हीं की वजह से डिसाइड होगा कि वहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अगर वहाँ पर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है तो वहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करेंगी, उन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है। बट अगर वोलाटाइल सोल्यूट है तो वहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। वोलाटाइल सोल्यूट क्या होते हैं? ये ऐसे सोल्यूट होंगे जो वेपर्स बनाते हों, यानी जिनका वेपर फॉर्मेशन पॉसिबल हो, वो होंगे वोलाटाइल। और जिनमें वेपर फॉर्मेशन ना हो तो वो कहलाते हैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के केस में आप ध्यान रखें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट किया जाएगा। वोलाटाइल अगर सोल्यूट है तो वहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट नहीं होंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो 4 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला जो उसका टाइप है वो है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन इज depression in freezing point, and the fourth is osmotic pressure। ये 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर हो सकती हैं। बस हमें वहाँ ये ध्यान रखना होगा कि उसमें सोल्यूट कौन सा होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल। तो इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले करते हैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को। तो सबसे पहले हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो नाम आ रहा है, जो वर्ड आ रहा है लॉवरिंग, दैट मीन्स डिक्रीज़ होना। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा। किसका डिक्रीज़ होगा और कैसे होगा वो हम यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सिस्टम के अंदर प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट जैसे सपोज कि वाटर है, अभी हमने उसमें किसी भी तरह के सॉल्यूट को ऐड नहीं किया और उसका वेपर प्रेशर सपोज कर लेते हैं कि x है। अब हम इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को। तो जैसे ही नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इसमें ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर हम कंसीडर कर लें कि वो है y, तो कंपेयर अगर दोनों के वेपर प्रेशर को किया जाए तो x जो है वो ग्रेटर होगा y से। दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कब? जब वहाँ पर सोल्यूट कौन सा ऐड किया जाएगा, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो इसका मतलब कि हमारे पास एक सिस्टम में अगर प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है और उसमें हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दें और सॉल्यूशन बना दें, तो उस सिस्टम के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी y की वैल्यू x से कम हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम देखते हैं कि इसका कॉज क्या है, कि क्यों नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसका कॉज क्या है? तो कॉज के लिए कि मान लीजिए हमारे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में
प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है। प्योर सॉल्वेंट जैसे हमने पहले एग्जांपल में वाटर का जिक्र किया है, तो सॉल्वेंट वोलाटाइल नेचर का होगा, यानी उसके वेपर्स बनेंगे तभी वो वेपर प्रेशर को एग्जर्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट के सरफेस पर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव टेंडेंसी टू एस्केप आउट, और वो कन्वर्ट हो सकते हैं वेपर्स के अंदर। पर जैसे ही हम इस सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर देते हैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड करने के बाद ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। पर जैसे ही हम इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा सोल्यूट। तो उसके कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पर भी होंगे, कुछ मिडल में भी होंगे और कुछ बॉटम पे भी होंगे। तो सम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट will be present at surface। अब इस बात को आप ध्यान से समझिए कि जब हमने सोल्यूट ऐड नहीं किया था तब सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे जो वोलाटाइल थे, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते थे। पर जब हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो अब क्या होगा कि कुछ एक सोल्यूट के मॉलिक्यूल आ गए जो नॉन वोलाटाइल हैं, यानी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो सरफेस पर आ गए। तो सरफेस पर उन मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो जाएगा जिनके अंदर वेपर्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी है। और वेपर्स अगर कम बनेंगे तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मैं मैथमेटिकल थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था तो प्योर सॉल्वेंट के सरफेस पर मान लीजिए कि 100 मॉलिक्यूल्स से जो कन्वर्ट हो सकते थे वेपर्स के अंदर, यानी 100 मॉलिक्यूल को यहाँ पर रखने की जगह थी और उस 100 मॉलिक्यूल जो है वो सारे के सारे सॉल्वेंट के थे, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते थे। पर जब हमने इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को, तो अब क्या होगा, अब सरफेस पर रखने की जगह तो 100 मॉलिक्यूल की है, अब उस 100 में से कुछ जगह पर कौन आ गया, नॉन वोलाटाइल आ गया। तो हम मान लेते हैं कि नॉन वोलाटाइल मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस पर कितने आ गए, 25 आ गए। तो सरफेस पर अब क्या होगा, 75 मॉलिक्यूल तो होंगे किसके, सॉल्वेंट के, और 25 मॉलिक्यूल हम मान लें किसके हैं, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के। बट वेपर्स में कन्वर्ट किसने होना है, सॉल्वेंट वाले पार्टिकल्स ने होना है, इसके तो होंगे ही नहीं वेपर्स में कन्वर्ट, तो वेपर प्रेशर भी इनकी वजह से लगेगा। तो पहले केस में 100 मॉलिक्यूल्स थे जो वेपर में कन्वर्ट होकर वेपर प्रेशर क्रिएट कर सकते थे। अब सरफेस पर 75 मॉलिक्यूल्स हैं जो वेपर्स में कन्वर्ट होकर वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो गई, 75 का जो प्रेशर लगेगा वो कम होगा 100 के कंपैरिजन में। तो दैट्स वाई जो हमारा ये सॉल्यूशन बन जाता है, इसका वेपर प्रेशर पहले वाले सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है। तो रीज़न सीधा सीधा एक ही है कि सम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट विल बी प्रेजेंट एट सरफेस। तो वो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल नॉन वोलाटाइल आएंगे उनकी वजह से वेपर्स कम बनेंगे, दैट्स वाई वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि क्यों जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को मैथमेटिकली, यानी मैथमेटिकली क्या फार्मूला होगा जिससे हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि कुछ चीज़ें, कि जैसे हमारे पास जब प्योर सॉल्वेंट होगा तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज P0 एंड लेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद जो हमारा सिस्टम बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, PS। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होगा कि कितना डिक्रीज हुआ, पहले था P0 और अब कितना है PS, तो डिक्रीज कितना होगा, P0 माइनस PS। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला जनरेट करेंगे कि कैसे ये फार्मूला बनता है। देखिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं सॉल्यूशन के अंदर, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट।
सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितने भी सॉल्यूशन हम अभी कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर वो आइडियल ही कर रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो मिक्सचर है, हमारे पास ए और बी का मिक्सचर है, दो लिक्विड हैं ए और बी, दोनों को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया है। तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा? तो अगर ये सॉल्यूशन आइडियल है तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि टोटल प्रेशर जो है, यानी कि P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B, that is vapor pressure of A and vapor pressure of B. This is the formula to calculate total pressure if the solution is ideal. And how we will calculate PA and PB? We can calculate PA and PB with the help of Raoult's law. रॉल्ट्स लॉ भी दो तरह का होता है, एक लिक्विड फेज में, एक वेपर फेज में। तो जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इन लिक्विड फेज। तो लिक्विड फेज के अंदर वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा, रॉल्ट्स लॉ बताता है। अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ कि जब हमारे पास कोई एक मिक्सचर होता है लाइक ए सॉल्यूशन, तो वहाँ पर उसके दो कंपोनेंट हैं ए और बी। तो जो ए कंपोनेंट का प्रेशर है पी ए, that is directly proportional to mole fraction of A, and similarly जो B component है उसका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यानी उस सॉल्यूशन में जितना भी मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है। और जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है एंड दैट इज़ P नॉट A एंड XA, और यहाँ आ जाता है पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या चीज़ें हैं? ये होते हैं हमारे पास पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आर पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। पार्शियल प्रेशर मीन्स व्हाट कि जब हम दो कंपोनेंट हैं हमारे पास ए और बी, दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट अकेला प्रेजेंट है, उस टाइम पर ए का जो प्रेशर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज पी नॉट ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। इसी तरह जब अकेला कंपोनेंट बी प्रेजेंट है, ए नहीं है उसमें, हमने मिक्स नहीं किया, दोनों को अलग अलग रखा हुआ है, तो अलग अलग रखने पर ए का पार्शियल प्रेशर होगा पी नॉट ए और बी का अकेले का प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर पी नॉट बी। बट जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद हो सकता है कि उनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में किसी तरह का चेंज आ जाए, मे बी। तो अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में किसी तरह से चेंज आता है तब वहाँ पर वेपर प्रेशर जो है वो भी चेंज हो सकता है, और वेपर प्रेशर जो है ए का पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं रहेगा, वो चेंज होकर क्या बन जाएगा पी ए। और इसी तरह बी का भी पार्शियल प्रेशर नहीं रहेगा, अब मिक्सर में बी के प्रेशर को हम क्या कहेंगे पी बी। तो जब दोनों अलग अलग पड़े हैं तब पी नॉट ए पी नॉट बी, अब जब दोनों को मिक्स कर दिया तो ए का प्रेशर पी ए और बी का प्रेशर पी बी। तो इस तरह से टोटल प्रेशर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं रॉल्ट्स लॉ की हेल्प से। अब वापस आते हैं हम हमारे रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे कि हमारे पास दो चीज़ें हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट, इनको मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बन गया। तो जो हमारे पास सोल्यूट है वो तो भाई हमें पता है कि कौन सा है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है तो इसलिए उसके वेपर्स तो बनेंगे नहीं, तो इसलिए उसका वेपर प्रेशर कितना रहेगा, ज़ीरो, क्योंकि वेपर्स नहीं है तो वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आ जाएगा? जैसे यहाँ था मिक्सर का सॉल्यूशन का प्रेशर ए और बी, ए मान लीजिए सॉल्वेंट है, बी आपका क्या है सॉल्यूट। अब सॉल्यूट जो है वो तो नॉन वोलेटाइल है तो उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, ज़ीरो, तो अकेला क्या बच गया ए, यानी कि सॉल्वेंट। तो दैट्स वाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू किसके हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, पी एस से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी एस। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को हमने अभी तक किसी से रिप्रेजेंट नहीं किया, हमने जो पी नोट माना है वो प्योर सॉल्वेंट का है। बट ये सॉल्वेंट कौन सा है, मिक्सचर के टाइम पे, यानी जब वो मिक्स हो गया उस टाइम पे उसका वेपर प्रेशर, देखो मैंने यहाँ भी बताया है मिक्स होने पर ए का प्रेशर है पी ए, और जब मिक्स नहीं हुआ, जब प्योर है तो वो है पी नॉट ए। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ही रहेगा, इसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे।
अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किससे निकलेगा, वो निकलेगा रॉल्ट्स लॉ से। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ कहता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और इस चैप्टर में मैं आपको शुरू से बताता आया हूँ कि ए बी मैं लिखूँगा तो ए का मतलब वहाँ पर होता है सॉल्वेंट और बी का मतलब होता है सोल्यूट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को हम किससे लिखेंगे, एक्स से। और जब मैं यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊँगा तो क्या आएगा, जैसे रॉल्ट्स लॉ के केस में हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद यहाँ लिखा था पी नोट ए। पी नोट ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल मतलब जब अकेला ए हो, जब अकेला ए यानी कि यहाँ अगर आ जाऊँ तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद जो कांस्टेंट यहाँ आएगा वो क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जब अकेला सॉल्वेंट, अकेला सॉल्वेंट मतलब प्योर सॉल्वेंट, और जब प्योर सॉल्वेंट है तो प्रेशर कितना है, पी नॉट। तो मैं यहाँ लिख दूंगा पी नॉट एक्स ए। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास पी एस इक्वल टू किसके आ जाएगा, पी नॉट एक्स ए। पी नोट को हम इधर ले जाकर डिवाइड कर देते हैं तो फार्मूले में चेंज क्या आएगा, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी, पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। एक्स ए इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड वी नो दैट, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है यानी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू किसके होता है, 1 के। यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा यूनिटी होता है। तो यहाँ से अगर मैं एक्स ए कैलकुलेट करूँ तो इट विल बी 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ पी एस अपॉन पी नॉट और एक्स ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा। अब इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, एक्स भी इधर ले जाता हूँ, पी एस अपॉन पी नोट सारा इधर ले आता हूँ तो एक्स भी इधर आकर माइनस से प्लस हो जाएगा और पी एस अपॉन पी नोट उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो दिस इज़ पी एस अपॉन पी नोट। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो पी नोट नीचे ऊपर आ जाएगा, पी नोट माइनस पी एस एंड इक्वल टू एक्स बी। रीअरेंज करके लिखता हूँ तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू एक्स बी। And this is the formula to calculate colligative property relative lowering in vapor pressure. इस फार्मूले के अंदर P नोट माइनस पी एस, इसको हम डेल्टा P भी लिखते हैं यानी चेंज इन वेपर प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एज lowering in vapor pressure। और इसी को अगर हम पी नॉट से डिवाइड कर दे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दिस इज डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव lowering in vapor pressure and xb, we know that xb is the mole fraction of solute. So this is the formula to calculate relative lowering in vapor pressure. तो अब हमारे पास टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, कि इसको प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, उसको देख के काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ये कंटेनर है ये है सॉल्यूशन का और सेकंड कंटेनर हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट का। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई एयर यहाँ से पास की जाएगी जो सॉल्यूशन के कंटेनर में से पास होगी, देन वो जाएगी किस में, प्योर सॉल्वेंट के पार्ट में से, और फिर सारी जो है जहाँ आगे रखा होगा एक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का सब्सटेंस उसमें से पास होगी। तो इस पूरे सेटअप के दौरान क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम यहाँ पर समझते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ड्राई एयर जब पास करेगी इस पहले कंटेनर में तो क्या होगा, ड्राई एयर यहाँ पर जितने वेपर्स प्रेजेंट होंगे उन वेपर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेगी जिससे ड्राई एयर कन्वर्ट हो जाएगी मॉइस्ट में, और वेस्ट जो आगे मॉइस्ट एयर जाएगी आगे के नेक्स्ट कंटेनर के अंदर तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेपर्स प्योर सॉल्वेंट के प्रेजेंट होंगे, उनको एब्जॉर्ब कर लेगी और आगे चली जाएगी। यानी दोनों ही केसेस में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, वेपर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होंगे ड्राई एयर के द्वारा, और उससे क्या होगा इस सॉल्यूशन के अंदर, जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, इसमें से जब वेपर्स ड्राई एयर एब्जॉर्ब करेगी तो इस सॉल्यूशन का वेट लॉस होगा क्योंकि उसके कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर्स फॉर्म में ड्राई एयर अपने साथ ले गई।
फिर जब इसमें आएगी तो यहाँ भी कुछ वाटर के या सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वेपर्स फॉर्म में उनको एब्जॉर्ब करके आगे चली जाएगी, तो यहाँ पर भी वेट लॉस होगा यहाँ मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंस का। और वही वेट लॉस हमें कैलकुलेट करके बताएगा कि वहाँ पर कितना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो मैं फर्स्ट जो पार्ट है हमारा सॉल्यूशन वाला उससे शुरू करता हूँ कि फर्स्ट कंटेनर है हमारा जिसके अंदर सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो यहाँ क्या होगा इस पार्ट के अंदर? इस पार्ट के अंदर जो वेट लॉस होगा, जितना भी सॉल्यूशन का यहाँ पर वेट लॉस होगा, ड्राई एयर अपने द्वारा वेपर्स को एब्जॉर्ब करेगी, मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेकर आगे जाएगी, तो यहाँ पर अमाउंट कम हुई यानी वेट लॉस हुआ। वो वेट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझें कि ड्राई एयर जिन मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगी उनकी वजह से यहाँ पर वेट लॉस हुआ, और जो मॉलिक्यूल वो एब्जॉर्ब करेगी वो किस फॉर्म में होंगे? वेपर्स के फॉर्म में। और वो वेपर्स जो हैं वो रिलेटेड होंगे किससे? वेपर प्रेशर से ही तो रिलेटेड होंगे, कि जितने ज़्यादा वेपर्स उतना ज़्यादा वहाँ पर वेपर प्रेशर होगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पर नंबर ऑफ वेपर्स प्रेजेंट हैं वो जो प्रेशर लगा रहे हैं दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस कंटेनर के अंदर हुआ वेट लॉस। आई रिपीट कि ड्राई एयर आएगी, यहाँ पर जितने वेपर्स यहाँ प्रेजेंट होंगे उन वेपर्स को वो एब्जॉर्ब करेगी, उसके एब्जॉर्प्शन से यहाँ पर अमाउंट जो है सब्सटेंस की कम हो जाएगी जिससे वेट लॉस होगा। तो वो वेट लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है? जितने वेपर्स प्रेजेंट हैं। और वेपर्स कैलकुलेट तो हम कर नहीं सकते ना भी कितने वेपर्स प्रेजेंट हैं, तो वो हमें पता किससे लगेगा? वेपर्स के अमाउंट का रिलेशन किससे होता है? वेपर प्रेशर से होता है। तो हम वेपर प्रेशर से इसका आइडिया लगाएंगे कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेट लॉस। तो यहाँ वेट लॉस को मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि W1 है, या W डैश ले लेते हैं क्योंकि 1, 2 और A भी हम सोल्यूट सॉल्वेंट के लिए लेते हैं। तो W डैश वेट लॉस होगा फर्स्ट कंटेनर में, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम किससे लिखते हैं? PS से। दिस इज़ 1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड कंटेनर की। सेकेंड कंटेनर जो कि किस चीज़ का है? प्योर सॉल्वेंट का है। अब प्योर सॉल्वेंट के अंदर जो वेट लॉस होगा वो किसके बराबर होगा, या वो किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पर वेट लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों सिस्टम के वेपर प्रेशर के डिफरेंस के, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेट लॉस को मैं यहाँ W डैश डबल डैश से कर देता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0 से है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? PS से। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये कैसे हो गया? भाई यहाँ पर तो वेट लॉस था इसी के प्रेशर के प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर भी वेट लॉस इसी के प्रेशर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए P0 के, पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? एक छोटा सा मैथमेटिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ड्राई एयर जब इसमें से पास करती है और जब इसमें से पास करती है, तो दोनों सिचुएशन में वेपर्स ज़्यादा किस में बनेंगे? ये बात तो आपको जब इसका डेरिवेशन करवाया तो उसमें भी बताया कि जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है तो उसके सरफेस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी टेंडेंसी एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा होंगे, यानी उन मॉलिक्यूल के नंबर ज़्यादा होंगे जो सरफेस पर हैं और वो कन्वर्ट हो सकते हैं किस में? वेपर्स में। क्यों? क्योंकि सारे का सारा ही क्या है? ये सॉल्वेंट है। तो एज्यूम कर लो कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास वेपर्स हैं वो कितने हैं? 100। और जब सॉल्यूशन की बात करते हैं यानी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, तो उसमें आपको बताया था मैंने कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कुछ एक सरफेस पर आ जाएंगे। सरफेस पर पहले मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल थे सॉल्वेंट के जो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे। अब सरफेस पर 100 तो नहीं होंगे ना, क्योंकि उनमें से कुछ की जगह पर कौन आ गए? नॉन वोलेटाइल। तो भाई मैं मान लेता हूँ कि कितने वेपर्स यहाँ प्रेजेंट होंगे? 75। अब जब ड्राई एयर आई
तो ड्राई एयर क्या करेगी, वो 75 मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि वो किस फॉर्म में है, वेपर्स फॉर्म में। अब 75 को लेकर वो आगे जाती है तो यहाँ आकर के 100 के 100 एब्जॉर्ब कर लेगी, नहीं, क्योंकि उसकी एब्जॉर्ब करने की टोटल टेंडेंसी 100 है। अगर सारे के सारे यहीं मिल जाते तो कर लेती, पर यहाँ से उसको 75 मिले तो यहाँ से कितने मिलेंगे, 100 में से 75 तो यहाँ मिल गए, तो यहाँ कितने बच गए, 25। यानी इन दोनों के वेपर्स के डिफरेंस को रेस्ट जो ड्राई एयर यहाँ पर आएगी वो एब्जॉर्ब करके आगे जाएगी। तो इसका मतलब ड्राई एयर जो है यहाँ पर जो वेट लॉस होगा, कितने मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगी, वो डिपेंड करेगा इन दोनों के वेपर्स के नंबर के डिफरेंस पर। वेपर्स फिर से वही बात, डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वेपर्स जो है किससे कैलकुलेट होंगे, वेपर प्रेशर से। तो इसके वेपर प्रेशर और इसके वेपर प्रेशर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर हुआ वेट लॉस। ध्यान से समझिए इसको, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ड्राई एयर जो है उसकी टेंडेंसी वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की बहुत ज़्यादा है, बट जब वो यहाँ आएगी तो यहाँ उसको वेपर्स कम मिलेंगे। क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल की वजह से वेपर्स कम बनेंगे, तो जितने हैं भाई वो एब्जॉर्ब करके चल पड़ी आगे, यहाँ से 75 वेपर्स लेकर ये यहाँ चल पड़ी, पर उसकी टेंडेंसी तो ज़्यादा थी ना, तो वो क्या करेगी कि और वेपर्स को यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगी, और यहाँ पर वेपर्स कितने एब्जॉर्ब करेगी, सारे के सारे नहीं कर सकती, क्योंकि 100 की उसकी टेंडेंसी थी, एबिलिटी थी, तो 75 वो कर चुकी है, बाकी 25 यहाँ से एब्जॉर्ब करके आगे की तरफ वो जाएगी। तो यहाँ एब्जॉर्ब कितना हुआ, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, यानी जितने मॉलिक्यूल यहाँ एब्जॉर्ब हुए उनकी वजह से वेट लॉस हुआ, वो किस पर डिपेंड करेगा, इन दोनों के वेपर प्रेशर के डिफरेंस पे, और वही यहाँ मैंने लिखा है। तो W डबल डैश यानी वेट लॉस इस कंटेनर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के प्रेशर के डिफरेंस के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 जो है इनको ऐड कर दो। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में है W डैश, यहाँ लेफ्ट साइड में है W डबल डैश, और राइट साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, PS प्लस यहाँ से P0 माइनस PS। तो PS से PS कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, W डैश प्लस W डबल डैश प्रोपोर्शनल P0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब दी हुई 3 इक्वेशन जो हमारे पास है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इनमें से हम यूज़ करेंगे सेकंड और थर्ड को। और कैसे यूज़ करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय थर्ड। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ है W डबल डैश, डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन थर्ड से W डैश प्लस W डबल डैश। और जब हम डिवाइड करेंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद जो कांस्टेंट आएगा वो दोनों के अंदर सेम टाइप का होगा, सेम नेचर का होगा, तो डिवाइड करने पर कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट साइड में हमारे पास इक्वल के साथ आ जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0। तो ये हमारे पास फाइनल एक एक्सप्रेशन आ जाती है जिसकी हेल्प से हम रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इक्वेशन में कि राइट हैंड साइड में हमारे पास आ गया P0 माइनस PS अपॉन P0, दिस इज रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, और लेफ्ट हैंड साइड में W डबल डैश डिवाइड बाय W डैश प्लस W डबल डैश। और W डैश और W डबल डैश जो है वो हम यहाँ एक्सपेरिमेंटल सेटअप से कैलकुलेट कर सकते हैं। W डैश है इस कंटेनर में हुआ वेट लॉस और W डबल डैश है इस कंटेनर में हुआ वेट लॉस। और वेट लॉस इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है जब हम इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को लगाएंगे। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाने से पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन का जो वेट होगा वो नोट कर लेंगे कि कितना है। सपोज़ कि सॉल्यूशन का वेट अगर मान लीजिए कि आपके पास था 250 ग्राम और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास ये रह जाता है अबाउट 200 ग्राम, तो लॉस कितना हुआ 50 ग्राम। तो वो मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाने से पहले इसका वेट कर लो और फिर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद कर लो, दोनों का जो डिफरेंस है वो वेट लॉस W डैश। इसी तरह यहाँ एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाने से पहले इसका वेट और बाद में वेट, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा W डबल डैश। तो इस तरह से आप इसके मेज़रमेंट कर सकते हो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब
रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का ये जो हमारे टॉपिक हैं, इनके न्यूमेरिकल मैं एक वीडियो लेक्चर में यहाँ पर आगे डिस्कस करूँगा, जो आगे पोस्ट भी किया जाएगा, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर इसी के ऊपर ये जो मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का ये टॉपिक है, इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल होगा और एक सिंपल न्यूमेरिकल होगा जो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का ही रहेगा।